हिमांशी ट्रेडर्स, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर्स, रेती गिट्टी, ईंट, सीमेंट, मोहर्रम के थोक विक्रेता। इशिका ट्रेडर्स, शक्कर एवं तेल के थोक विक्रेता। संजू भैया पताशे वाले, मोतीचूर के लड्डू, सोहन पपड़ी, काजू कतली, मलाई बर्फी, मिल्क केक, रसगुल्ला, बंगाली स्वीट्स, केसर कतली, 11 परशुराम मार्ग, गांधीनगर, इंदौर। नामदेव इलेक्ट्रॉनिक्स, समस्त प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सामान के विक्रेता। श्री चोकसे ट्रेडर्स, वाटर एंड बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर। आईपीएल मैचों का सट्टा पुलिस द्वारा लगातार पकड़ा जा रहा है। अब राजेंद्र नगर पुलिस ने एक फ्लैट पर छापा मारकर एक आरोपी को हिरासत में लिया। पुलिस को आरोपी के पास से हजारों रुपए, लाखों का हिसाब किताब सहित टीवी, मोबाइल मिले हैं। मामला राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र के शिव सिटी का है, जहां पुलिस को सूचना मिली कि एक फ्लैट में आईपीएल मैच का सट्टा चल रहा है। सूचना पर पुलिस ने दबिश देकर एक सट्टोरियों को पकड़ा। पुलिस को आरोपी के पास से करीब 36,000 नगद, लाखों का हिसाब, 3 मोबाइल, एक एलईडी टीवी, लैपटॉप सहित अन्य सामग्री मिली है। अब पुलिस आरोपी के पुराने रिकॉर्ड खंगाल रही है। आईपीएल का सट्टा पकड़ा है, क्या है? थाना राजेंद्र नगर क्षेत्र में शिव सागर अपार्टमेंट है और उसमें स्वयं के निजी फ्लैट में बैठ के एक आरोपी द्वारा आईपीएल का सट्टा खेला जा रहा था और उसमें उसके 3 मोबाइल, 36,000 रुपये कैश जो है जब्त हुए है, एक लैपटॉप और टीवी स्क्रीन जब्त की है। मैम कब से चला रहा था कि उसे बात अभी इन्वेस्टिगेशन का विषय है, अभी पकड़ कर लाए हैं, आके इन्वेस्टिगेट करेंगे कि इसके ऊपर और नीचे की लिंक क्या थी। कितने आरोपी मैडम और कोई फरार भी? अभी तो एक ही आरोपी है और ये एक ही व्यक्ति मिला है। इंदौर क्राइम ब्रांच और लसूड़िया पुलिस ने मिलकर क्षेत्र में चल रहे फर्जी कॉल सेंटर पर छापामार कार्यवाही करते हुए 21 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया। यहाँ लोग यहां से फर्जी कॉल करके लोगों को झांसे में लेकर ठगी को अंजाम देते थे। इन लोगों के तार विदेशों तक के जुड़े हुए हैं, जिन्होंने विदेशों में भी ठगी को अंजाम दिया है। क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी कि लसूड़िया क्षेत्र में लंबे समय से एक कॉल सेंटर चल रहा है, लेकिन वहां क्या हो रहा है किसी को पता नहीं था। इसके बाद क्राइम ब्रांच ने लसूड़िया पुलिस के साथ मिलकर वहां पर छापामार कार्यवाही की। पुलिस ने छापामार कार्यवाही के दौरान 21 से अधिक लोगों को पहले तो हिरासत में लिया, उसके बाद जांच शुरू की। जांच में कई चौंकाने वाले मामले सामने आए, जिसमें यह कॉल सेंटर यहां बैठकर विदेशों में लोगों को अपने झांसे में लेते थे और उनका बैंक अकाउंट खाली कर देते थे। इन आरोपियों ने ऐसा सिस्टम तैयार कर रखा था कि यह जहां कॉल कर रहे थे वहीं का लोकल नंबर डिस्प्ले होता था। यह आरोपी अब तक करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी कर चुके हैं। पुलिस को सूचना मिली थी कि एक जगह पर मुख्तलिफ कुछ फ्लैट्स में संदिग्ध लोगों की वहां से आवाजाही है, बड़ी संख्या में लोग आ जा रहे हैं, जिस पर आसपास के लोगों ने इसकी सूचना दी। जब पुलिस ने पूरी सूचना जुटाकर उस पर बिल्कुल अल सुबह उस पर जब कार्रवाई की तो पुलिस के हत्थे एक बड़ा ही महत्वपूर्ण गिरोह, एक महत्वपूर्ण गैंग हाथ लगा, जो कि लगभग 1-1.5 वर्ष से इस तरह की गतिविधियों को मुख्य तौर पे ठगी के, साइबर ठगी के गतिविधियों को अंजाम दे रहा था। हम जानते हैं कि पिछले दिनों में तकनीक का प्रयोग बढ़ा है, साइबर का प्रयोग बढ़ा है और इसके प्रयोग के साथ ही इसके दुरुपयोग की भी संभावना बढ़ी है और दुरुपयोग की घटनाएं भी बढ़ी हैं। पिछले दिनों लगभग 3-4 महीनों की हम बात करें तो लॉकडाउन के दौरान इंदौर पुलिस ने 50 से ज़्यादा अलग अलग एडवाइजरी भी जारी की थी, ताकि हम इन मामलों में सावधान रह सकें और सावधान रह करके इन खतरों का शिकार होने से बच सकें। इस घटना में जो महत्वपूर्ण जानकारियां पुलिस के हाथ लगी, उसमें पाया गया कि एक ऐसा गैंग है जिसमें यहाँ पर 20 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं और जब अचानक इसमें कार्रवाई की गई तो 21 लोगों को पुलिस ने रंगे हाथ गिरफ्तार किया
जिसमें हर व्यक्ति के पास अपना एक अलग कंप्यूटर था, एक पूरा सिस्टम था। और इनका शिकार दूसरे देशों में रहे हुए वो लोग थे जो साइबर तकनीक का उपयोग करते थे, जो मुख्य तौर पर हम जानते हैं कि आजकल की डिजिटल दुनिया में, डिजिटल होती जा रही दुनिया में, चाहे हम पैसों से खर्च करने के साथ साथ हर तरह के भुगतान के लिए डिजिटल माध्यमों पर निर्भर होते जा रहे हैं। ऐसे में यह जो गिरोह था, मुख्य तौर पे इसमें अमेरिका के कई लोग इसका शिकार हुए हैं। ये गिरोह मुख्य तौर पे डाटाबेस के माध्यम से, कंप्यूटर से कुछ खास इलाकों के लोगों का पूरा डाटाबेस तैयार करता था और उस डाटाबेस के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन लगभग 1000 नंबर दिए जाते थे। जितने गिरोह के मेंबर्स थे, उन 1000 नंबर से उनको दिन भर लगातार ट्राई करना था। उन लोगों को झांसे में लेकर के इस बात का कहीं न कहीं से भय पैदा करना था कि उनके द्वारा किसी तरह की धोखाधड़ी की गई है। मसलन कोई पुलिस अधिकारी बनकर फ़ोन करता था कि उनके किसी गाड़ी में किसी तरह का कोई ड्रग्स पाया गया है। कोई सोशल डिपार्टमेंट अधिकारी बन के फ़ोन करता था कि उनका नंबर या कुछ विशेष तरह की जो सुविधाएं हैं उनकी अवधि समाप्त होने वाली है। कोई उनके द्वारा कोई और बैंक फ्रॉड करने की भी कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिसमें कि लोगों को बताया गया कि आपके इस नंबर के द्वारा बैंक फ्रॉड किया गया है, और इसके माध्यम से व्यक्ति में एक भय पैदा किया जाता था। समान तौर पर कई बार लोग फ़ोन नहीं उठाते थे। ऐसी परिस्थिति में वॉइस मेल बॉक्स का सहारा लिया जाता था, यानी कि वॉइस मेल बॉक्स के माध्यम से एक मैसेज छोड़ दिया जाता था और कॉल स्पूफिंग के माध्यम से, पूरी तरह से कॉल स्पूफिंग के माध्यम से वहाँ का लोकल नंबर उस पर डिस्प्ले किया जाता था। ऐसी तकनीक का दुरुपयोग करते हुए व्यक्ति को इस बात का कहीं ना कहीं एक ऐसा विश्वास होता है कि शायद ये जो कॉल आ रही है उसके शहर के ही किसी बगल के किसी सरकारी संस्थान का कॉल है, जो कि शायद उसके द्वारा गलती से या हो सकता है किसी और कारण से उसका नंबर आ गया है, और इस बारे में वो व्यक्ति फिर पलट करके वॉइस मेल बॉक्स से उस नंबर पे कॉल खुद लगाता था। वो अपना पक्ष रखने के लिए फ़ोन लगाता था, जिसके बाद से उसे बातों में लेता था। इनके जितने भी इस तरह के एम्प्लॉइज थे, जितने भी इस तरह के इस गिरोह के सदस्य थे, उन्हें 2 महीने की एक ट्रेनिंग दी जाती थी, जिस ट्रेनिंग में 2 चीज़ें बड़े महत्वपूर्ण ढंग से इन्हें सिखाई जाती थी। पहली चीज़ कि इनका जो एक्सेंट हो वो बिल्कुल अमेरिकन एक्सेंट हो, ताकि सामने वाले को पता ना लग सके कि किसी दूसरे शहर से या किसी दूसरे जगह से कॉल आ रहा है। समान तौर पे उसे विश्वास हो जाता था कि उसके किसी शहर के बगल के ही किसी बिल्डिंग से कॉल आ रही है। दूसरा, उसको बहुत सारे सैकड़ों FAQ जो होते हैं, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, जो संभावित प्रश्न हो सकते हैं, उस तरह के प्रश्नों को इन्हें रटा दिया जाता था कि अगर व्यक्ति इस तरह की परिस्थितियाँ अगर आती है तो क्या प्रश्न पूछेगा, आपको क्या जवाब देना है। और इसमें इस गिरोह में भर्ती से पहले बाकायदा एक टीम उनका इंटरव्यू लेती थी और इस तरह के बहुत सारे संभावित प्रश्न करती थी, और उनका सही जवाब देने के बाद ही फिर उनको इस तरह के अलग एक सिस्टम पर बिठाया जाता था। तो यह गैंग महीने में लगभग 1.5 करोड़ रुपए के आसपास प्रति माह कमाता था, प्रति माह लोगों से ठगी करता था, और साथ ही साथ इसके जो भी कर्मचारी थे उन्हें ऊंची भुगतान भी करता था। इसमें कई पढ़े लिखे लड़के और कई ऐसे हैं जो अच्छी शिक्षा प्राप्त करके इस तरह के आपराधिक गिरोह के सदस्य बने हैं। पुलिस ने सभी को, लगभग 21 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है, और साथ ही साथ इनसे जुड़े कुछ लोगों की और जानकारियां मिली हैं जो कि यहाँ नहीं रहते थे, इस नेटवर्क को संचालित करते थे। उनकी जानकारी भी निकाल करके उनकी भी इसमें गिरफ्तारी की जा रही है। इसमें कुछ लोगों पर 10-10 हज़ार रुपये का इनाम भी घोषित किया गया है। इसमें मुख्य तौर पे पूरी जो कार्रवाई थी, इसमें सूचना जो थी, इसमें क्राइम ब्रांच की टीम और लफुड़िया पुलिस की टीम, इसमें लफुड़िया थाने की इसमें कार्रवाई द्वारा की गई है। इसमें सभी लोगों को जो हमारी टीम है उनको 20,000 रुपये के पुरस्कार से इसमें पुरस्कृत किया जा रहा है।
इंदौर छतरीपुरा इलाके में छेड़छाड़ और रेप का मामला सामने आया है। दरअसल पीड़िता का पति जेल में बंद था। उसे छुड़वाने के लिए उसे पैसों की जरूरत पड़ी तो उसने आरोपी से रुपए उधार लिए थे। आरोपी ने इसी बीच नजदीकियां बनाई और महिला का दैहिक शोषण कर डाला। पुलिस के अनुसार आरोपी का नाम संजय उर्फ राहुल निवासी आदर्श इंदिरा नगर है। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि करीब 2-2.5 साल पहले उसका पति एक मामले में जेल में बंद था। पीड़िता और आरोपी सब्जी बेचने का काम करते हैं। आरोपी से उस समय पीड़िता ने पति को छुड़वाने के लिए रुपए उधार लिए थे। आरोपी संजय ने सहानुभूति दिखाते हुए पीड़िता से दोस्ती बढ़ाई और उसके साथ गलत हरकत शुरू कर दी। उसने कई बार उसका दैहिक शोषण किया है। सर, एक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। सर, क्या है पूरा मामला? इसमें एक महिला है, दामोदर नगर थाना चंदननगर की रहने वाली, और इसका पति 2018 में एरोडम से 3 क्षेत्र के मामले में जेल गया था। तो उसकी जमानत करवाने के लिए इसके मकान के पड़ोस में सब्जी का ठेला लगाने वाला राहुल संजय, उससे पैसे लिए थे इसमें उधार। तो वो पैसे लेने के लिए वो रहता है अपने लोकनायक नगर में। लोकनायक नगर में पैसे लेने के लिए बुलाया था। जब वो पैसे लेने इसके घर आई थी तो उसके साथ इसने गलत संबंध बनाया। सर, आरोपी का कोई रिकॉर्ड सामने आया है पूर्व में? आरोपी का देखते हैं रिकॉर्ड, अभी तो नहीं है, देखते हैं उसका क्या रिकॉर्ड है क्या नहीं रिकॉर्ड। नगर सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में बंगाली डॉक्टर या यूं कहें कि झोला छाप डॉक्टरों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसका एक ही कारण है कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा इन पर कार्यवाही नहीं होना, जिसके चलते यह झोला छाप डॉक्टर मरीज के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कुछ सालों पहले महेश्वर तहसील के ग्राम बागोत में झोला छाप डॉक्टरों द्वारा एक बच्चे के गलत इलाज के चलते मौत का मामला भी सामने आ चुका है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग है कि अपनी आंखों पर पट्टी बांध कर बैठा हुआ है, जिसे ये झोला छाप डॉक्टर दिखाई नहीं देते या यूं कहें कि देखना नहीं चाहते। बुधवार को भूदरी निवासी सावन पिता पूनम चंद उम्र 23 वर्ष हाथ पैरों में दर्द के चलते गुलावड़ में अपने घर पर क्लिनिक चला रहे बंगाली डॉक्टर कार्तिक तालुकदार के यहाँ इलाज कराने गया। झोला छाप डॉक्टर द्वारा बोतल लगाकर कुछ गोली दवाई दी। सावन रात्रि में गोली दवाई खाकर निश्चित होकर सो गया कि शायद अब मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी। लेकिन सुबह होते ही उठने की कोशिश की गई, लेकिन हाथ पैर सहित शरीर काम नहीं कर रहा था, जिसे ताबड़तोड़ परिवार के सदस्यों द्वारा मंडलेश्वर स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां पर जांच रिपोर्ट में ब्लड में इन्फेक्शन की बात बताई गई। वही गलत इलाज होने की बात भी सामने आई है। अभी सावन का इलाज इंदौर के हॉस्पिटल में चल रहा है। नगर सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में बंगाली डॉक्टर या यूं कहे कि झोला छाप डॉक्टरों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसका कारण स्वास्थ्य विभाग द्वारा इन पर कार्यवाही न होना है। सावन भूरिया। कहाँ रहते हो? मैं भुतरी रहता हूँ। क्या समस्या है आपको? मेरे को समस्या हाथ पैर दर्द कर रहे थे। बुधवार के दिन मैं बुलावड़ तालुकदार डॉक्टर साहब के यहाँ पे गया था, बंगाली डॉक्टर के यहाँ पे। उनसे मैंने इलाज करवाया, तो उन्होंने मेरा इलाज किया था, बॉटल लगाया, और उसके शाम को 6-7 बजे के समथिंग मेरे को हल्का हल्का हाथ में सूजन आने लगा। तो मेरे को लगा कि बोतल लगवाए, इस कारण से थोड़ा बहुत ऐसा हो रहा होगा। लेकिन मैं जैसे ही 8-9 बजे खाना खा के सोया, तो 12-1 बजे जब मेरे को पानी पीने के लिए मैं उठने लगा तो मैं उठ ही नहीं पाया, और उस रात में मेरे को हाथ पैर वगैरह सब कुछ सुनसान पड़ गया। क्या बताया डॉक्टर ने? कुछ बताया कि क्या समस्या हो रही है? डॉक्टर ने यहाँ पे सारी रिपोर्ट वगैरह सब चेक करी। उसमें बताया है कि ब्लड में इन्फेक्शन है, किसी कारणवश इन्फेक्शन हो गया है, या तो कुछ बोतल एक्सपायर लग गया है, या फिर दवाई एक्सपायर लग गई है, कुछ भी हुआ है। मतलब इस कारण से ये इन्फेक्शन फैला है। सर, नगर सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में बंगाली डॉक्टर और फर्जी डॉक्टर बड़ी मात्रा में सक्रिय हो गए और इलाज कर रहे हैं गलत तरीके से। सर, इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? ये तो इनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए।
सर आपके द्वारा किसी प्रकार की कार्रवाई की गई या आगे के लिए कुछ मैं सूचना? सिंगल नियम को अधिकार नहीं है, इसके लिए एक पैनल बनती है, पैनल के द्वारा कार्रवाई होती है। आजकल शासन ने ऐसा निर्धारित किया होगा। सर संवाददाता द्वारा पूर्व में भी CHMO को एक आवेदन दिया गया था जिसमें समस्या उठाई गई थी और वहाँ से भी शायद लिखित में कुछ आया था आपके पास में। सर उस पर अभी तक कुछ कार्रवाई क्यों नहीं हुई जबकि 1 साल से ऊपर का समय हो गया? नहीं, अब SDM साहब पैनल बना के देंगे, अपनी कार्रवाई करते हैं। सर आपने चर्चा की है SDM साहब से? तो पूर्व SDM साहब से बात हुई थी मेरी, उन्होंने कोशिश भी की थी लेकिन उनको समय का अभाव का कारण वो नहीं कर पाए, उनको ट्रांसफर हो गया। सर अभी का एक नया मामला है ग्राम भुजरी का, जो यहाँ के निवासी है सावन पिता पूनम चंद, जिसने गुलावड़ के एक बंगाली डॉक्टर है डॉक्टर कार्तिक तालुकदार, उनसे इलाज करवाया और आज ये स्थिति में है कि उसका शरीर काम नहीं कर रहा और मंडलेश्वर स्वास्थ्य केंद्र में इलाज चल रहा है। तो सर इनके खिलाफ कुछ सख्त कार्रवाई की जाएगी क्या? बिल्कुल की जाना चाहिए और मैं विभाग से अनुरोध करूँगा कि इनके खिलाफ कार्रवाई करें, अनुमति दें। 10 नवंबर को होने वाली मतगणना को लेकर इंदौर पुलिस द्वारा सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। DIG हरिनारायण चारी मिश्र के अनुसार मतगणना स्थल को 3 स्तरीय सुरक्षा घेरे में रखा गया। इसके साथ CSP व DSP लेवल के अधिकारियों को 24 घंटे मौके पर तैनात रहने के निर्देश दिए गए हैं। पेट्रोलिंग टीम भी लगातार चेकिंग अभियान चला रही है। अधिकृत पास होने पर मतगणना स्थल पर अंदर जाने दिया जाएगा। हालांकि जीत के बाद जो भी राजनीतिक पार्टियां जुलूस निकालना चाहती हैं, उन्हें पूर्व में परमिशन लेना अनिवार्य होगा। हम जानते हैं कि आगामी 10 तारीख को मतगणना तय की गई है और उस मतगणना के दिन पूरी तरह से अचूक व्यवस्था हो, अभेद्य व्यवस्था हो, सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से निष्कंटक हो, पूरी तरीके से प्रभावी हो। इसके लिए 3 स्तरीय व्यवस्था की गई है। वहाँ पर जहाँ CAPF की एक टुकड़ी लगाई गई है, CAPF की टुकड़ी पूरी तरह से जो स्ट्रॉन्ग रूम है उसके पास में लगाई गई है। उसके बाद दूसरे लेयर में SF की टुकड़ी लगाई गई है और तीसरे लेयर में जिला बल का लगाया गया है। सिर्फ यही नहीं, वहाँ पे लगातार बाहर की तरफ जो स्थानीय अधिकारी हैं, मुख्य तौर पे जो CSP और एडिशनल SP हैं, उनकी भी ड्यूटी है। 24 घंटे एक लगातार अधिकारी जो कि राजपत्रित अधिकारी होंगे, जो DSP और CSP रंग के अधिकारी होंगे, उनको लगातार उनकी ड्यूटी वहाँ पे तय की गई है, उनकी जिम्मेदारी तय की गई है। सभी जगहों पे, सभी प्रवेश द्वारों पे और स्ट्रॉन्ग रूम से जुड़े हुए जो मार्ग हैं, सभी जगहों को पूरी तरह से CCTV से आच्छादित किया गया है। पूरी तरह से CCTV हर जगह पे लगे हुए हैं, जिससे लगातार निगरानी रखी जा रही है। साथ ही साथ जो उस इलाके की जो मोबाइल, जो पेट्रोलिंग व्हीकल्स हैं, उनको भी लगातार बताया गया है कि उस जगह पे एक निश्चित अंतराल के बाद उसमें चेकिंग करती रहें। इस तरह से कई स्तरीय जो व्यवस्था की गई है, इसका उद्देश्य है कि हमारी जो प्रक्रिया हो, हमारी जो मतदान जो स्ट्रॉन्ग रूम है, पूरी तरह से मजबूती के साथ अभेद्य बना रहे और उसमें बेहतर ढंग से निष्पक्षता से सारी प्रक्रिया का पालन हो। और बाहर की तरफ उसमें अगर जनप्रतिनिधि रुकना चाहते हैं तो उनके लिए भी वहाँ पर जगह तय की गई है। वहाँ से लगातार वो भी अपने प्रतिनिधियों को वहाँ पर रोक सकते हैं। और मतदान के दिन उन्हीं लोगों को सिर्फ प्रवेश दिया जाएगा मतगणना के दिन, जिस दिन जिनके पास निर्धारित पास होंगे और जिनके पास निर्धारित अर्हता होगी, वही इसमें इसका हिस्सा बन सकते हैं। DIG कार्यालय आए देपालपुर विधायक विशाल पटेल ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने व सांवेर विधानसभा में जीत हासिल करने का दावा किया। इसमें उनका कहना था कि जितने बिकाऊ विधायक चले गए हैं, अब कांग्रेस पार्टी एकजुट है। इसके साथ ही अपनी विधानसभा में होने वाले पारंपरिक हिंगोट युद्ध होने का समर्थन करते हुए जिला प्रशासन से अनुमति देने की मांग की है। विशाल भाई, 11 तारीख को कमलनाथ जी ने एक बैठक बुलाई है जिसके लिए जितने भी कांग्रेस के विधायक हैं उनको भोपाल तलब किया जा रहा है। क्या कुछ निकल के आएगा इस बैठक में? विशाल भी सामने लगता है आपको? मैं समझता हूँ कि एक रूटीन बैठक है, विधायक दल की मीटिंग होती रहती है और रिजल्ट जो 10 तारीख को आना है, जनता का फैसला आएगा और निश्चित तौर पर कमलनाथ जी हो या कांग्रेस परिवार के हर सदस्य
पूरा आश्वस्त है कि सरकार इस बार कांग्रेस पार्टी की बनने जा रही है। बीजेपी कह रही है कि आप लोग अभी से डर गए हैं, इसलिए अपने विधायकों को जो है एकजुट करने में लग गए, उनको डर है कि नहीं, अगर डर होता तो कमलनाथ जी पहले बुला लेते। रिजल्ट के बाद उन्होंने कभी नहीं बोलता। तो 11 तारीख को उन्होंने बुलाई है मीटिंग, वो भी शाम को 6 बजे। वो अपने आप में अस्वस्थ है और पूरे कांग्रेस पार्टी एकजुट है, कांग्रेस सरकार की बनने जा रही है। रही बात जो आप कह रहे हैं कि भाजपा का आरोप है कि वो डर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि डर वो रहे हैं वो लोग। वो सीधे सीधे कहीं ना कहीं हमारे विधायकों के ऊपर डायरेक्ट हमले कर रहे हैं, उनके काम धंधे को प्रभावित कर रहे हैं। जैसे कि भोपाल के अंदर आरिफ मसूद का जो कॉलेज और ये तोड़ना, ये कहीं ना कहीं उनको खुद को डर सता रहा है कि हमारी सरकार जा रही है और कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है, तो उसके सिर्फ भय का माहौल बनाना चाहते हैं। लेकिन कांग्रेस परिवार का एक भी विधायक डरने वाला नहीं है।